वेलकम बैक टू गेम ऑन है. वी आर बिल्डिंग अप टू इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान. आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा बिकॉज दिल्ली में एज वी डिस्कस्ड बिफोर maybe we will see big scores especially from that England batting lineup. और हमने ब्रेक से पहले थोड़ी और भी डिस्कशन की थी on the impact that Afghanistan have created or rather have failed to create at the big stage और कहाँ पे उनकी development stages में improvements आ सकती हैं that will eventually translate into them winning at these big tournaments. So now let's move on to England a bit because यहाँ पे the batting we know how deep England bat. BK यहाँ पे ठीक है, England is a great batting side and they're known to go for those batters or those all-rounders who can give them those important contributions towards the end of the batting order. But now on the flip side उनकी bowling की अगर हम देखें, start उनका थोड़ा सा ideal नहीं रहा था for them, but then they brought in Reece Topley and now उनके साथ Chris Woakes के साथ Sam Curran, Mark Wood. Now they have this very lethal and very impressive looking अटैक स्पेशली विद द न्यू बॉल. अगर आप देखें टॉपली और वोक्स जिस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं एंड कल भी हम यही बात कर रहे थे वहाँ मैं आपकी भी इसमें ओपिनियन लेना चाहूँगी डॉट बॉल परसेंटेज. बट बीके स्टार्टिंग विद यू, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस रिन्यूड इंग्लैंड साइड नाउ दैट रीस टॉपली इज अप देयर? देखिए, एक तो जो आपको इसमें कॉमन थीम नज़र आएगी, ये जितने भी बॉलर हैं वो स्विंग पे डिपेंडेंट है. इवन रीस टॉपली हालांकि लंबे हैं, हाइट है, स्विंग पे बहुत डिपेंडेंट है. जहाँ बॉल स्विंग नहीं होता तो इनकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है. इंडिया में आपको इतना स्विंग नहीं नज़र आएगा. सैम करन T20 का बहुत एक्सेप्शनल बॉलर है क्योंकि इसकी वेरिएशंस एट द बैक एंड T20 में बहुत अच्छी है. वनडे क्रिकेट इंडियन कंडीशंस में इनको प्रॉब्लम ये होगा कि जब स्विंग बंद हो जाए तो फिर एक मार्क वुड ही बचते हैं जो कुछ फायर पावर ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा इनसे वहाब से ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इनसे आप रिवर्स स्विंग भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते इन बॉलर से. मतलब ये रिवर्स स्विंग भी उतनी अच्छी नहीं करते जितनी पाकिस्तानी या इंडियन जितनी करते हैं. तो उनमें ये इशू ज़रूर आएगा. लेफ़्ट आर्मर्स हैं लेकिन जहाँ पे लेफ़्ट आर्म का स्विंग नहीं होगा वहाँ पे इशू. हमारे अपने लेफ़्ट आर्मर जिनका स्विंग नहीं हो रहा उनको इतना बड़ा इशू आया हुआ है शाहीन शाह अफरीदी को, तो इनका स्विंग ना हुआ तो वो प्रॉब्लम. वोक्स भी डिपेंडेंट ऑन स्विंग है, करन भी, विली भी क्योंकि पेस नहीं है. टॉपली में थोड़ा उसका एडवांटेज है कि बाउंस है, बाकी ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट मतलब आज भी हम यही उम्मीद रखें कि थोड़ा डिफिकल्टी होगी इंग्लैंड के बॉलर्स को. वहाँ व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास डिफ़िकल्टी होगी. आई थिंक जो रीस टॉपली आए हैं पिछले मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़, सो यू नीड समबडी विद द न्यू बॉल बॉलिंग जिसकी पेस अच्छी है और जिसका लाइन अच्छा है, स्विंग अच्छा है, ताकि यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट विकेट. सो आई थिंक इट्स अ राइट मूव फॉर रीस टॉपली को. इनको पहले मैच में भी खिलाना चाहिए था और लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मिस आउट भी वो कर गए थे इंजरी की वजह से. बट नाउ दिस कम बैक, आई थिंक नाउ ही हैज़ मेड अ केस फॉर हिमसेल्फ कि जहाँ पे वो गैप उनको बॉलिंग के अंदर नजर आ रहा था टॉपली के आने से वो फिल भी हुआ है. एंड इट मेक्स यू थिंक कि अगर वो लास्ट वर्ल्ड कप में भी हिस्सा होते इंग्लैंड की टीम का, इवन दो इंग्लैंड ने जीता वो वर्ल्ड कप, लेकिन फिर भी वो उनके लिए एक बड़ी एक चीज़ मिस आउट उनसे हुई इसमें होगी. सिर्फ एक और चीज़ है. देखिए, जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले थे यहाँ पे, इनके पास जो अटैक में बॉलर थे ना वो थे आर्चर. तो आर्चर करते थे नया बॉल, उसमें फिर आपके पास प्लंकेट थे जो ऑल्सो बॉल 140 प्लस, और उसके साथ इनके साथ जो है वो फिर ये मार्क वुड वगैरह सारे साथ बॉलिंग करते थे. अब आर्चर नहीं है, सो दैट पेस एलिमेंट एंड दैट एक्स फैक्टर इज़ मिसिंग विद द न्यू बॉल, क्योंकि वो ज़्यादा स्विंग पे ट्रस्ट नहीं करते. आर्चर अब उसकी पेस है तो वो ज़्यादा विकेट से अपनी पेस की वजह से ही वॉज वेरी मच इफेक्टिव. अब जो इनके पास बॉलर्स थे पहले मैच में, वो क्योंकि इंडिया में खेल रहे हैं तो कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि जिधर बॉल स्विंग हो रहा हो रेगुलर इंटरवल पे या बॉल थोड़ा सा तेज़ आ रहा हो. सो दैट्स व्हाई दैट वाज द मेजर डिफरेंस. तो आई थिंक टॉपली इज यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट. एक तो मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि जब हम क्रिस वोक्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास ज़रूर मौजूद हो. लेकिन मैं राशिद भाई एक और जो यहाँ पे चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ये है कि जब हम कहते हैं कि इट्स अ बैटर्स पैराडाइज, तो बॉलर्स कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? आपको कितने सीमर्स खिलाने चाहिए, आपको कितने स्पिनर्स खिलाने चाहिए अगर आपके पास गिवन द पॉसिबिलिटी टू प्ले, तो कॉम्बिनेशन बॉलिंग का क्या होना चाहिए इन दिल्ली? देखिए, कंडीशन पे खेल रही है टीम, लेकिन मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूंगा तो कंडीशन से हट के वो अपने मेथड के ऊपर खेल रहे हैं. जैम्पा को लेके आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर उनके पास एक ही है, मैक्सवेल से करा रहे हैं. इंडिया आइडियल टीम में आपको नज़र आ रही है कि आपने शार्दुल ठाकुर को भी एक पेस ऑलराउंडर रखा हुआ है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था.
तो नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या भी है, फिर अश्विन भी है आपके पास बैकअप में, स्पिनर 2 आपके प्लेइंग में है, तो ये आइडियल टीम बनती है। शायद हमने भी वैसी कोशिश की, लेकिन पेस ऑलराउंडर हमारे पास या बैटिंग फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ने पे आप खिला सकते हो। तो हर टीम के पास कहीं ना कहीं कमी है। इंग्लैंड भी अपने वाले इवेंट की तरह आई है, लेकिन वहाँ मोइन अली खेले थे। मोइन अली इनका ड्रॉप नहीं होता, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है उनकी एज ए बैटिंग यूज़फुल प्लेयर है कि उसको आप ऊपर नीचे आप नंबर कर सकते हैं। कभी 3 नंबर पे भी आपने देखा होगा, 6 नंबर से 8 नंबर पे भी वो आ जाते हैं। बॉलिंग किसी वक्त भी उनको करनी पड़ जाती है, जैसे बात की हफीज़ ने भी बात की, इन लोगों ने भी, आदिल रशीद की, उनको इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो उसका बैकअप इनके पास विद इन द टीम लिविंगस्टन है, लेकिन शायद वो वैसी बॉल ना कर सकें या रूट, तो मोइन अली इस टीम के अंदर इनके पास हिस्सा बनते हैं अगर बेन स्टोक टीम के अंदर आ जाते हैं। जी। बेन स्टोक आ जाते हैं तो इनके पास 3 पेसर हैं और 2 स्पिनर आपके साथ आराम से खेल सकते नहीं, हैं। लेकिन अगर बेन स्टोक्स आते हैं तो वो किसकी जगह पे आते ये हैं? नहीं पता, की जगह पे आते हैं। सैम करन, चले उन्होंने बता दिया, सैम करन की जगह वो आ जाते हैं, तो आपके पास एक स्पिनर की जगह खाली हो जाती है कि अगर 4 से 5 ओवर अगर वो कर देते हैं तो शेयरिंग करेंगे मोइन अली उनके साथ। दोनों 10-10 ओवर नहीं कर सकते, जो कंडीशन है ज़रूरत पड़ने पे सिचुएशन के मुताबिक ये बॉलिंग कर सकते हैं, मैचअप देखते हुए। मैं जरा बात वही से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सैम करन वाली ऑप्शन शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल ना हो। बेन स्टोक्स अगर खेलता है और वो बॉलिंग कर सकता है तो फिर तो वो हार्दिक पांड्या से तो मतलब उस लेवल का आपके पास ऑलराउंडर है, लेकिन अभी जो वो मैनेज कर रहे हैं, मुझे नॉट श्योर कि वो बॉलिंग उसकी देख रहे हैं कि नहीं, कितने आया कि वो बॉलिंग करेगा भी कि नहीं, और अगर बॉलिंग करेगा तो कितने ओवर करेगा, वो मैनेज कर रहे हैं अभी उसकी फिटनेस इश्यूज़ की वजह से। तो जो मसला ये है, अगर बेन स्टोक्स आता है, बात है ठीक है कि अगर वो बॉलिंग कर सकता है सैम करन की जगह आ सकता है, लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं कर सकता तो फिर आप देखते हैं किसके, ब्रुक की जगह आएगा फिर, या फिर वो सोचते हैं लिविंगस्टन, लेकिन लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहा है, तो वो बैलेंस फिर आपको करना है। अगर बेन स्टोक आउट एंड आउट बैटर खेलता है तो फिर आप देखते हैं किसी, अब वो डायमेंशन उसमें है। मुझे जो शक है कि अभी तक वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो वो उसको ज़्यादा ओवर कराएंगे नहीं, उसको उन्होंने इस तरह मैनेज करना है, तो वो एक इशू ज़रूर बनता है। गस एटकिंसन और मार्क वुड, देखिए मार्क वुड को भी ये 9 मैच इकट्ठे तो नहीं खिलाएंगे, तो वो जो लाइक फॉर लाइक इनकी रिप्लेसमेंट इनके दिमाग में है वो कि फास्ट बॉलर जो है, जो ज़्यादा पेस वाला है, वो इनके पास जो स्क्वाड में बैठा है वो गस एटकिंसन है। तो शायद लगता है ऐसे है कि शायद वो मैचेस मार्क वुड खेलेगा जहां मतलब इंपॉर्टेंट मैचेस खेलेगा, उसको भी ये मैनेज काफ़ी करते हैं, तो शायद लगता है कि गस एटकिंसन आज खेल जाए। इस मौके पे एक छोटी सी स्पीड ब्रेक लेना चाहते हैं, ओनली फॉर 30 सेकंड्स, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। राइट हफीज़, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बोल करना। अगर हम बैटिंग के ऊपर आए, अब मलान हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी दैट वेरी स्पिरिटेड ओडीआई बैटर, बिकॉज हमने ये काफ़ी शोज़ में डिस्कस किया है कि फेज़ बाय फेज़ आप जब गियर शिफ्ट करते हैं और आप सिचुएशन के मुताबिक अपने स्ट्राइक रेट को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना है वहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम लें एंड देन एक्सेलरेट। मलान इन हिज लास्ट मैच गॉट अ ब्यूटिफुल 100 एज वेल। 5 छक्के थे उनकी उस इनिंग्स में। अब अगर हम मलान के स्ट्राइक रेट को देखें, जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया तो 130 की स्ट्राइक रेट पे, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा डायल डाउन किया एंड टुवर्ड्स द एंड दोस लास्ट फ्यू बॉल्स ही प्लेड, ही वेंट ऑल आउट। कितना ज़रूरी है ये एक बैटर के लिए, क्योंकि हमने गेम को इवॉल्व होते भी हमने काफ़ी उसकी बात की है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर मलान टू बी एबल टू एडजस्ट टू द कंडीशंस दैट ही इज़ बैटिंग इन? देखिए मलान के हवाले से मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए जानता हूँ कि वो मेरे साथ लीग क्रिकेट खेले हुए हैं, एंड ही वाज ऑलवेज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं कब इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करूं। हम ज़ल्मी में इकट्ठे खेले, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसें दी। टेस्ट में शायद इतना बड़ा नहीं खेल सके, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में इनका इम्पैक्ट बहुत शानदार है। और इस अपॉर्चुनिटी को जैसे उन्होंने मेरा ख्याल है कि नंबर 1 या नंबर 2 स्लॉट पे ये रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी बैटिंग, अपनी कंसिस्टेंट बैटिंग की वजह से, और उसी को वर्ल्ड कप के अंदर फॉलो अप कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट प्रोफेशनल क्रिकेटर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि लाजमी नहीं, ही इज़ नॉट अ डिप्राइव्ड वन, बट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज ओन अपॉर्चुनिटी कि जब मुझे मिलेगी तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। सो देयर इज ऑलवेज इन अ प्रोफेशनल कैरियर यू नीड टू वेट फॉर योर टाइम, once you get that you make it bigger. So I think Malan is one of those who's making it absolutely
बिगर लाइक जो भी इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विद द सेम टाइम मुझे लगता है कि अभी और ग्रो करेगा, क्योंकि इसका जो हंगर है टू परफॉर्म फॉर द कंट्री, टू परफॉर्म एट हाईएस्ट लेवल, दैट आई कैन सी व्हेनेवर ही प्लेज फॉर द इंग्लैंड। एग्जैक्टली, इसी के साथ जहाँ पे हम डेविड मिलान की बात करें, मेरा ख्याल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनफैक्ट अभी हिस्टोरिकली भी अगर हम देखते हैं दूसरे नंबर के ऊपर है, मैं ज़रा जो रूट के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ कि उनके मोस्ट रन है। अब वनडे इंटरनेशनल्स की हम बात करते हैं, राशिद भाई स्टैटिस्टिक्स तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पे जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इनको राइट आर्म सीमर के ऊपर डिफिकल्टी होती है। आई थिंक फॉर दैट जब हम जो रूट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि इनकी शायद मेरे ख्याल है समवेयर अराउंड 64 जो फिगर नजर आती है। मैं सबसे पहले जरा स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं, फिर उसके बाद जो रूट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि क्या आज ये वो इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान जो कि एक्सपेक्टेड है इनसे। नहीं, बिल्कुल राइट आर्म सीमर अगर आउट स्विंग हो रही है या सीम हो रही है फ्रंट से, तो हर एक को प्रॉब्लम होती है। दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि थोड़ी सी स्विंग हो या सीम हो उसको प्रॉब्लम ना हो सकता है जो आप जिसका तस्करा कर रहे हैं, मे बी इनिशियल 20 बॉल्स में वो बॉल्स हों जिसमें 64 का उसका स्ट्राइक रेट हो, मे बी 150 का उसका स्ट्राइक रेट लास्ट 10 बॉल्स के ऊपर हो, वो शायद मेंशन ना हो, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन ये 153 इनिंग्स है सर इनकी, इन्होंने 6405 रन बनाए विद एन एवरेज 49.26, स्ट्राइक रेट रहा 87.04, 16 सेंचुरी। इनका दिखाने की जरूरत नहीं, इनका सबको ही पता है ना कि क्या कितनी सेंचुरीज करते हैं, टेस्ट मैच में कैसा खेलते हैं। वन ऑफ द ग्रेट्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, ये आ चुके हैं। जिस तरह से हमने विलियमसन की बात की थी, हम विराट कोहली की, बाबर आजम की बात करते हैं, स्मिथ की बात करते हैं, ये इस दौर के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। और जिस तरह से हफीज़ अक्सर इनका तस्करा करते हैं कि अपने आप को चेंज किया, टेस्ट क्रिकेट में चेंज किया, इन्होंने वनडे में बाद में चेंज किया। जिस तरह पाकिस्तान में पिंडी टेस्ट में लेफ्ट हैंड बैटिंग की है, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। जब लेफ्ट हैंड बैटिंग करके वो रन बना रहे हैं तो रिवर्स स्वीप तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ये इंग्लैंड वाले शायद इनको अपने प्लान का हिस्सा ना रखते, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हमारे प्लेयर्स को क्या दुनिया के तमाम प्लेयर्स को सीखना चाहिए। बिल्कुल, मैं उसी बात से कनेक्ट करूँगी जिस तरह उन्होंने वनडे क्रिकेट में उनकी जितनी एक्सेप्शनल बैटिंग है रूट की भी ऑल नोबल के अक्रॉस फॉर्मेट्स, बट अगर हम इंग्लैंड क्रिकेट को देखें इन द रीसेंट ईयर्स, जो एक टैग उनके साथ एसोसिएट हुआ है, बल्कि इट्स बिकम देयर ब्रांड, it is baseball, and everybody knows what baseball is, that intent, that aggression, and Joss Butler has really been leading the way with that baseball intent. आपको क्या लगता है कि जॉस बटलर की एज अ कैप्टन कितनी एवोल्यूशन हुई है इन द लास्ट few years, and how as a batter has he adjusted across formats? क्योंकि अभी भी वो जिस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, वो लगता नहीं है कि वो जो है वनडे क्रिकेट के वही टेम्परामेंट के साथ करे। इट रियली अपीयर्स एज इफ ही इज गोइंग ऑल आउट, T20 स्टाइल एग्रेसिव। देखिए बटलर जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और ही स्टार्टेड ऑफ टू बैट फ्रॉम नंबर 6, उसके बाद से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आते रहे, और T20 में फिर उनको ओपन करवाई गई स्पेसिफिकली T20 वर्ल्ड कप्स के लिए। उसके बाद उनको वापस जो है अब दोबारा जब वनडे क्रिकेट आई है तो उनको वहाँ पे वो जो फायर पावर थी, एडजस्टमेंट थी, वो खेल रहे हैं 5वें नंबर पे। आप अक्सर देखेंगे कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो अपने नंबर्स चेंज करते हैं, इवन मोइन अली जो है वो ही कम्स टू ओपन एज वेल। सो दिस इज़ वेयर द बेसिकली दे हैव फाउंड देमसेल्फ के उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन ऐसी क्रिएट की है जिसमें उन्होंने ये बहुत ज़्यादा वाजे कर दिया है कि हम लोगों को किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलना है, किसको फॉलो करना, और कैसे वी हैव टू गो अबाउट इट। इसी तरह जो रूट की भी बात की है वो भी इसीलिए की है कि जो रूट की जो फॉर्मेशन है, ही वॉज वन मैन जिसके इर्द गिर्द सारे पहले खेलते थे, बट ही इज़ वन मैन जिसने देखा कि यार अगर मैं अब इस सिस्टम में रहना चाहता हूँ तो मुझे भी साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो दिस इज़ अ क्लास ऑफ अ प्लेयर के जिधर आप देखते हैं कि वो किसी भी नंबर पे बैटिंग कर सकता है, क्योंकि उनको अपनी पावर हिटिंग एबिलिटीज़ पे बहुत यकीन है सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स को। जिस नंबर पे भी आप उनको खिला देंगे तो वो जाके वहाँ पे अपनी गेम चेंज नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी वरीड अबाउट के जी रिजल्ट क्या होगा। यही चीज हमने इंडिया की बैटिंग में भी देखी है कि एल राहुल को जिस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया, फिर जिस तरह प्लेयर्स आर एडजस्टिंग टू मेक रूम फॉर प्लेयर्स हु आर इन फॉर्म एंड हु हैव टू सिट आउट लाइक ईशान किशन। आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट द थिंकिंग एंड द माइंडसेट एंड द कल्चर ऑफ द टीम इटसेल्फ। बिल्कुल, देखिए ये कल्चर क्रिएट करना पड़ता है, ये कॉन्फिडेंस देना पड़ता है आपको। दिस इज़ नॉट कम कि जी आपने कह दिया और हो गया, इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है जिसको लेके ये साथ साथ चल रहे हैं।
और उस प्रोसेस को फॉलो करते जा रहे हैं और फॉलो करके इनको उससे रिजल्ट मिलता है। ये बुरा नहीं मनाते, पहला मैच हार के इन्होंने बुरा नहीं मनाया कि यार हम जिधर 350 कर सकते थे हम 280 पे आउट और जहाँ रिजल्ट नहीं और भी मिलता आपको वो याद इस होगा चीज़ हफीज को भाई ने वो नहीं लेते। आपको याद होगा हफीज भाई ने कहा था यार ये अगले मैच में आएंगे 350 करेंगे, तो ये आज फिर 350 करेंगे। Okay. इनकी सोच वो है। फेलियर कम है इनके प्रोसेस में, लेकिन इसी प्रोसेस में इनको कामयाबियां ज्यादा मिली हैं। इस वजह से दे आर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमारा रोल क्या है। बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है। रोल की आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर है कि हर एक को करना क्या है। बिल्कुल, और रिस्क से नहीं घबराते हैं। दे आर नॉट डिफेंसिव व्हेन इट कम्स टू मेकिंग दोस चेंजेस। जी बीके क्विकली एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, ये बेसबॉल नहीं है, ये 2015 में मॉर्गन और ट्रेवर बेलिस उनका कोच था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मतलब जिस तरह वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल बेसबॉल तो टेस्ट मैच में आया, वो तो बाद में आया, तो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद उन दोनों ने ये सोचा और पूरे इंग्लैंड के स्ट्रक्चर ने ये सोचा कि हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें और इस तरह से हम चले। तो बेसिकली ट्रेवर बेलिस और मॉर्गन उसको लीड करते थे। दूसरी एक छोटी सी बात मैं रूट पे ऐड कर दूं, रूट जिस टाइम पे उसने कप्तानी की और जिस टाइम पे इंग्लैंड पे बहुत जवाल था हर फॉर्मेट में, और वो कप्तान था स्पेशली टेस्ट मैच में, वो अकेला ही खेल रहा था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते कि वो अब तक छोड़ के चले गए होते। मेंटल स्ट्रेंथ तो उसकी देखें कि उसमें भी वो खुद परफॉर्म करता रहा, टीम नहीं जीत रही, प्रेशर उस पर बहुत है, उससे कप्तानी गई, उसने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूं, वो खेलता रहा। अब उसका बयान आता है कि मैं अगला वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता हूं। तो वो जो हंगर की जो हफीज़ बात कर रहे हैं, हंगर तो अभी भी प्रेजेंट है। उस बयान में वो ये कह रहा है कि मैं अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं इफ़ आई एम गुड इनफ, इफ़ द टीम अलाउज मी। अगर मेरी जगह नहीं मिलती तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन मैं खेलता जाऊंगा। तो ये आप उसकी ग्रेटनेस इस तरह से देखें, उसके मतलब मेंटल उसका एस्पेक्ट ये देखें कि वो उसको भी पता है कि शायद मैं 4 साल बाद शायद मैं उस तरह का प्लेयर ना रहूं, लेकिन डिटर्मिनेशन की यही है कि भाई अगर मुझे निकाल सकते हो तो निकाल दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं खेलूंगा और अपने आप को अडेप्ट करता रहूंगा। जबरदस्त वो एम्बिशन जो है वो भी उन्होंने जाहिर किया। बट यहाँ पे इंग्लैंड और अफगानिस्तान की इतनी हमने डिस्कशन अभी की है। टीम्स तो जो मैदान में उतरेंगी, जो गिवन डे पे कंडीशंस होंगी, व्हाटएवर दे मेक ऑफ देम द बेटर टीम विल विन। लेकिन जो इन दोनों टीम्स का, इन दोनों मुल्कों का जो सेटअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, इसके थ्रू प्लेयर्स ऊपर आते हैं, उन दोनों में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। ये हमने इस सेक्शन में आई थिंक जो हमारी की फाइंडिंग निकली है वो ये निकली है, और इसी के ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल फर्दर डिस्कस इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। कहीं मत जाइए, गेम ऑन है।